बीजेपी ने किस तरह विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया को कांग्रेस की झोली में डाल दिया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में आ चुके हैं। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन पहलवानों और कांग्रेस की जुगलबंदी भारी पड़ने वाली है और इस परिस्थिति के लिए कोई और नहीं, भाजपा खुद जिम्मेदार है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने में अब केवल 1 महीना शेष रह गया है। कांग्रेस ने विनेश को जिंद के जुलाना से टिकट दिया है, वहीं बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा की राजनीतिक समझ रखने वालों को पता है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में यह काफी भारी पड़ने वाला है। महिला पहलवानों के मुद्दों पर जो अदूरदर्शिता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिखाई थी, उससे नुकसान की भरपाई मुश्किल हो गई है। महिला रेसलरों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ विनेश तत्कालीन WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में लड़ाई लड़कर बीजेपी के विरोध की आवाज बन चुकी है। हरियाणा के चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे होंगे, पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जिन मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं, वो सभी मुद्दों पर भारी पड़ सकता है। विनेश को ओलंपिक में सफलता मिलने के बाद जिस तरह हाथ से पदक फिसल गए, उससे आम लोगों को लेकर उसको जबरदस्त संवेदना है। विनेश के राजनीतिक अखाड़े में उतरने से जाहिर है कि ब्रजभूषण सिंह विवाद की फिर से हर गली चौक चौबारे पर चर्चा होगी, जो चुनाव परिणाम के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। विनेश का विक्टिम कार्ड खेलकर कांग्रेस ने मौजूदा सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी, जाटों की नाराजगी आदि को और बल प्रदान किया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं रही थी? इस सवाल का उत्तर सिर्फ इतना है कि बीजेपी ने अगर थोड़ी तत्परता और दिखाई होती तो आज कांग्रेस इसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होती। दोस्तों, हरियाणा आज पूरे देश में खेलों में सबसे ज्यादा आगे है। पूरे देश को ओलंपिक में मिलने वाले कुल पदकों में करीब 87% की हिस्सेदारी अकेले हरियाणा से है। इसमें भी खास बात यह है कि हरियाणा से आए कुल पदकों में अधिकतर पर जाट समुदाय के खिलाड़ियों का कब्जा होता है। हरियाणा के कुछ पंजाबियों को छोड़ दें तो कभी किसी ब्राह्मण, बनिया या किसी और समुदाय के लोगों को पदक हासिल करते कम ही सुना गया है। दरअसल खेलों को जाट समुदाय ने गृह उद्योग बना दिया है हरियाणा में। इसी तरह हरियाणा में किसान और जाट शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। शायद यही कारण है कि किसान आंदोलन के आलोचक इसे सिखों और जाटों के आंदोलन की संज्ञा देते हैं। यही सब सोचते हुए ही विनेश फोगाट ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों, जिंद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की थी। 27 अगस्त को जिंद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विनेश ने कहा था कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वह अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से सलाह लूंगी। जब मेरा मन साफ होगा तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है, क्योंकि मैं अभी भी गहरे सदमे में हूं। मतलब साफ है कि राजनीति में उतरने से पहले पूरा होमवर्क किया गया। जाहिर है विनेश कांग्रेस की ओर से हरियाणा के जाटों को तो एकजुट करेंगी ही, बीजेपी विरोधी वोटों को भी एकजुट करने में कामयाब होंगी। महिला पहलवानों के मुद्दे को इतना बड़ा सरकार नहीं बना दिया। सवाल यह है कि महिला पहलवानों ने अगर यौन उत्पीड़न की बात की तो उसे तिल का ताड़ किसने बनने दिया? इसका जवाब सीधा है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इसे शुरू से बहुत हल्के में लेता रहा। बाद में जब मामला बढ़ गया तो इसे जाट और एंटी जाट हरियाणा बनाम अन्य राज्य बनाने की कोशिश की गई, पर कोई कोशिश सफल नहीं हुई और विनेश इस कैंपेन की स्टार बन गई। किसी भी देश में ओलंपिक मेडल लाने वालों को बहुत सम्मान से देखा जाता है। भारत में तो वैसे ही उंगली पर गिनती के मेडल गिने जा सकते हैं, इसलिए यहां तो और भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इसका ठीक उलट हुआ। आंदोलन के दौरान विनेश के पास ओलंपिक मेडल तो नहीं था, पर साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट स्टार उसके साथ थे। देश के 2 महान खिलाड़ी सड़क पर उतरकर किसी नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगा रहे थे और सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही थी। पूरा तंत्र यह साबित करने में जुटा था कि यह सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। अगर ये विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा था तो बीजेपी सरकार को
इसे अलग ढंग से हैंडल करना चाहिए था। पर सरकार में बैठे लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये साबित करने में लगे रहे कि ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस इन खिलाड़ियों को भड़का रही है। ब्रजभूषण सिंह जैसे माफिया टर्न पॉलिटिशियन को सही साबित किया जा सके, इसके लिए जो भी तर्क ढूंढे जा रहे थे, दिए जा रहे थे। और ब्रजभूषण शरण पर एक्शन जब लिया गया तब इतनी देर कर दी गई कि उसका मतलब नहीं रह गया। जैसे लगा कि उन्हें सेफ पैसेज दिया गया हो। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए तलब भी किया, पर यह सब इस तरीके से हो रहा था जैसे सरकार अनिच्छापूर्वक कर रही हो। क्या कोई आम आदमी या सामान्य सांसद यह सोच भी सकता है कि किसी महिला का यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी न हो? गौरतलब है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी आज दिन तक नहीं हुई है। बहुत से लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि पार्टियों को चुनाव जीतना होता है, इसलिए वो ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों पर एक्शन नहीं लेती। पर क्या ऐसा ही नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह से भी ज्यादा कद्दावर लोगों को बीजेपी में ठिकाने लगाया जा चुका है? दूर जाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में ही कई ऐसे नेता हैं जो कम से कम आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिन्हें पार्टी ने कई सालों से कोई महत्व नहीं दिया है, फिर भी वे पार्टी में बने हुए हैं। ब्रजभूषण को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कितने ही कद्दावर नेताओं को पार्टी ने अभिभावक मंडल में भेज दिया या किनारे लगा दिया। क्या फर्क पड़ा? यूपी में योगी और मोदी के नाम पर ही वोट मिलता है। उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न देकर उनके बेटे करणभूषण शरण सिंह को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने दिखा दिया कि उसे महिला पहलवानों की कितनी चिंता है। ब्रजभूषण सिंह के मामले में सरकार क्यों कमजोर पड़ गई, ये आज तक समझ नहीं आया। हालांकि बाद में कुश्ती संघ से ब्रजभूषण हटा दिया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।